आप लाइव हैं जी। एक मिनट हटा लीजिए, मैंने साइड नहीं। कोई नहीं, ले लो, चलता रहे, कोई नहीं। शुरू करें जी। नमस्कार, आप सभी को मेरी नमस्कार, राम राम। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जिस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश और देश में बन चुका है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इसी विषय को लेकर मैं आज आपके बीच में लाइव आया हूँ। कुछ बातें जो मेरे मन में थी आप सब के समक्ष रखना चाहता था, अपने विचार साझा करना चाहता था। और जैसा कि आप जानते हैं, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने 11 बजे, 11:30 बजे की थी। उसके मुख्य बिंदु हरियाणा सरकार की जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया पे युवाओं का रोष और उनके रिजल्ट्स जो पेंडिंग चल रहे थे, उसमें मुख्य रूप से हरियाणा पुलिस का रिजल्ट था। उसी के संदर्भ में मैंने एक बड़ा सवाल हरियाणा सरकार पे करते हुए, HSSC पे करते हुए, सभी युवा साथी मेरे साथ थे, उनके साथ हमने निर्णय लिया था एक सरकार को संदेश देने के लिए कि ये रिजल्ट अगर सरकार ने आउट ही नहीं करने, क्योंकि मनोहर सरकार की जो दूसरी सेकंड टर्नओवर है पार्ट 2, HSC को ताला लगाने का काम करेंगे। लेकिन मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, सरकार का शुक्रगुजार हूं। इस काम करे उसका धन्यवाद भी करना चाहिए। उनकी बुद्धि देर आए दुरुस्त आए कि कल हमारी घोषणा के बाद रात को सरकार ने हरियाणा पुलिस का जो रिजल्ट था उसको आउट करने का काम किया है। और समाचार ये भी आ रहे हैं कि शायद वो कलरक का जो पेंडिंग रिजल्ट है उसको पुलिस का रिजल्ट आउट करने के लिए सरकार का धन्यवाद। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाकी जो जो चीज़ पेंडिंग पड़ी हैं उनको भी सरकार जल्दी डिसाइड करके युवाओं को जो है ना आक्रोशित होने से बचाए। तो दूसरा, आज एक मेन इशू जो पूरे प्रदेश नहीं देश के अंदर हो चुका है, वो अग्निपथ वाला। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्यों बार बार इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार की योजनाओं को लागू करके प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों को उत्तेजित करना चाहती है, आक्रोशित करना चाहती है, उनको आंदोलन करने के लिए मजबूर करना चाहती है। जैसे पूरा देश जानता है, अभी पिछले दिनों ही 13 महीने से ये अग्निपथ के रूप में सरकार इसके बड़े बड़े फायदे गिना रही है, लेकिन मोटा मोटी रूप से जो इसका सामने जो इसका एक रूप नजर आता है वो सीधा सीधा ये है कि देश के युवाओं के साथ में ये एक बहुत बड़ा मजा कि सरकार की क्या है। और उस हर साल जब ये 4 साल के बाद में हर साल 46,000 में से 33,000 अग्निवीर जो बेरोजगार होकर अपने घर में आके बैठ जाएंगे, उनका भविष्य अंधकार में होगा। सरकार कह रही है तो सरकार ऐसी पॉलिसी लेके आए, उनको श्योरिटी दे। पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं जैसे पुलिस है, CRP है, BSF है, उनके अंदर कंपलसरी जो उनको जॉब देने की गारंटी देने का काम करें। अन्यथा जो आज एक बाप अपनी बेटी का रिश्ता करता है एक फौजी के साथ में, क्या वो जिसको ये पता होगा 4 साल के बाद में ये रिटायर आके घर आ जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, उस फौज ना पसंद करेगा? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आज हर साल 33,000 4 साल के बाद में अनएम्प्लॉयमेंट होके जो ये अग्निवीर आएंगे, इनके सामने अपने भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा। ये कहाँ जाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, हर साल लगभग 55,000 रिटायर होके अपने घर आते हैं। उनको मात्र गार्ड की, उनको जो है ना 10 और 12,000 रुपए की नौकरी उनको अवेलेबल नहीं होती। और उनमें से कितने % होते हैं जिनको ये चीज़ अवेलेबल होती है, जिनको ये नौकरी मिलती है? उनमें से 95% ऐसे होते हैं
मंत्री श्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह जी से, रक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं, ये एक बहुत बड़ा अन्याय है और ये देश की अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ जो ये बहुत बड़ा एजेंडा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, 4 साल मैंने उन सुरक्षा सलाहकारों से, बड़े बड़े फौजी अफसरों को एक सर्टिफिकेट देकर वो क्यों अपनी जान को आप दांव पर लगाकर देश के लिए लड़ना पसंद करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से आक्रोश पूरे देश के अंदर, युवाओं के अंदर है, वो बहुत चिंता का विषय है। हम इजराइल की बात कर रहे हैं। इजराइल के अंदर तो इजराइल छोटा सा देश, किस देश के साथ हम अपने भारत के लोगों को कंपैरिजन करने का काम कर रहे हैं? इजराइल के अंदर हर किसी को 18 साल के बाद में कंपलसरी उनको फौज के लिए, राष्ट्र के लिए भर्ती होना कंपलसरी लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ की आबादी बहुत कम है। लेकिन वो देश हमारे से कितना आगे है इजराइल की हम कंपेरिजन। तो मैं बताना चाहता हूँ, इजराइल के अंदर जो फौज के अंदर जो लोग भर्ती होते हैं उनको कोई पेंशन नहीं दी जाती, उनको जेब खर्ची दी जाती है। और उनको वो जेब खर्ची जो है, जो हमारे यहाँ पेंशन जो एक सैलरी के रूप में मिलेगी, उससे कई गुना ज़्यादा उनको जेब खर्ची, जिसको वो वेतन का नाम नहीं देते, सिर्फ जेब खर्ची युवाओं को दी जाती है। तो किस देश के साथ हम अपने देश को कंपैरिजन करने की बात कर रहे हैं? वहाँ तो पॉपुलेशन की कमी है, मजबूरी बन सबको जो ना फौज के अंदर भर्ती करते हैं, और एक राष्ट्रवाद की भावना को लेकर मैं मानता हूँ। लेकिन इस बात से जब हमारा युवा मात्र 4 साल के लिए और 6 साल की ट्रेनिंग लेके आएगा और उसको हथियारों का नॉलेज भी होगा, उन हथियारों को 6 महीने में तो हथियारों का तो ज्ञान पूरा हो जाएगा। अगर वो यहाँ आने के बाद बेरोजगार होगा तो उसकी बेरोजगारी का फ़ायदा उठाकर कोई भी उसको देश के अंदर जो है ना उसका मिसयूज कर सकता है। वो अग्निवीर आग का गोला बनकर हमारे देश के लिए ही खतरा पैदा हो सकता है। तो सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। मैं उसके साथ साथ में एक बात निवेदन और करता हूँ कि मैं युवाओं की जो आ रही है, 2 हमारे युवाओं ने आत्महत्या, सुसाइड करने का एक इतना बड़ा कदम उठाया है। तो मैं आप सबको, पूरे देश के और प्रदेश के युवाओं के हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस प्रकार का कठोर कदम ना उठाएं। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये किसी भी सूरत में यह अन्याय युवाओं के साथ नहीं होने देंगे। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और बलराज कुंडू एक फौजी का बेटा है, ये आखिरी सांस तक इस फौजी की, युवाओं की फौज की लड़ाई को लड़ेगा और आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में आपके साथ चलेगा। लेकिन मैं फिर पुनः आप सभी युवाओं को अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमें इस प्रकार का कदम नहीं उठाना, क्योंकि आप सबके ऊपर आपके माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेवारी, एक उनकी आस है कि मेरा बेटा जवान हो गया है, अब मेरा जो है ना सहारा बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो रोजगार मिलेगा। कोई नहीं, जो किस्मत में होगा वो मिलेगा। नौकरी आज नहीं, फौज की नहीं तो और कोई लेंगे। लेकिन इस प्रकार का कदम मिलाकर अपने माँ बाप के जो है ना उस बुढ़ापे की सहारे को आप तोड़ने का काम ना करें, ये मैं निवेदन करता हूं। और पुनः आप सबसे इस बात का आश्वासन दिलाता हूं कि बलराज कुंडू आखिरी सांस तक आपके साथ, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेगा। धन्यवाद।